कैप्टन कार्तिक, एपिसोड 46। माया इज इन डेंजर। नहीं! माया ने अपना सिर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। माया ने अपने बाल पकड़ लिए। धीमी आवाज में रोने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसकी आंखों की रोशनी मंद पड़ गई, मानो उसने जीने की सारी प्रेरणा खो दी हो। माया को ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसकी सांसें बंद होने को हैं और उसकी धड़कनें रुकने वाली हैं। कार्तिक के मिल जाने की उम्मीद ही तो थी जो उसे अब तक जिंदा रखे हुए थी, उसके जीने की वजह बनी हुई थी। अब अगर वो उम्मीद भी खत्म हो गई तो उसका दिल तो धड़कने से भी इनकार कर देगा। माया की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। मैं उसे 3 साल से ढूंढ रही हूं। ऐसा क्यों है? और वो है ही नहीं। माया हैरानी और मायूसी में खुद में बड़बड़ा रही थी। इम्पॉसिबल! लोगों ने कहा कि उन्होंने कार्तिक को देखा है। वो नहीं मरा। ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, वो नहीं मर सकता। वो जिंदा है। माया शेरनी की तरह हिस्टेरिक रूप से दहाड़ने लगी। अगर मेरी सांसें चल रही हैं तो इसका मतलब वो जिंदा है, क्योंकि अगर वो मर चुका होता तो मैं भी जिंदा नहीं होती। शशांक की अभिव्यक्ति बेहद उदास थी। जब उसने देखा और सुना कि माया इतनी उत्तेजित हो गई है तो उसे लगा कि उसे ठीक से प्रताड़ित करना चाहिए। उसकी अकल अभी भी ठिकाने पर नहीं आई है। उसे सबक सिखाना अब जरूरी हो गया था। गुरु जयदेव ने आगे बढ़कर माया का कंधा पकड़ लिया और उसे जबरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन आज जैसे उसमें भी आक्रोश भर गया था और माया अपनी शक्ति के साथ फूट पड़ी। उसने गुरु जयदेव के हाथ को एक झटके में खुद से दूर किया और जोर से चिल्लाई, दूर रहो! मुझे अपने गंदे हाथ से छूने की कोशिश भी मत करना। गुरु जयदेव का चेहरा ठंडा हो गया। उसने माया की हरकतों को रोकने के लिए एक बल का इस्तेमाल किया और मजाक उड़ाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं अब तुम्हें नहीं छूंगा। मेरे पास भविष्य में बहुत समय है। मैं अपनी साथी के रूप में तुम्हारे जैसी सुंदरता के साथ बेहतर महसूस करूंगा। अब तुम मेरी बनोगी, सिर्फ और सिर्फ मेरी, और जिंदगी भर यूं ही मेरी बनकर रहोगी। नहीं! माया निराशा में पीछे हट गई। वो अपमानित नहीं होना चाहती थी। गुरु जयदेव उसे विरोध करने का एक भी मौका नहीं देना चाहता था। उसने अपनी मुट्ठी बंद कर ली और माया को लगा कि उसका शरीर अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वो जम चुकी थी, लेकिन माया भी एक स्वाभिमानी लड़की थी। उसके लिए उसकी इज्जत और खुद का स्वाभिमान सबसे बड़ा था। वो अपमानित होने की बजाय मर जाना पसंद करेगी। इसलिए उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी सारी एनर्जी कलेक्ट करने में लग गई। और जैसे ही उसकी सारी एनर्जी इकट्ठा हुई, उसने मन ही मन उसे आदेश दिया कि वो उसे मार दे। वो एनर्जी बॉल उठी और फिर एक विस्फोट होने वाला था, जिससे माया की मौत निश्चित थी। जैसे ही माया आत्महत्या करने वाली थी, गुरु जयदेव का फिगर चमक उठा और उसने माया को अपने पाश से बाहर निकाल दिया। माया उस जगह से बाहर की तरफ फेंकाई और एक जोरदार विस्फोट हुआ। उस विस्फोट से और अपने अंदर की सारी एनर्जी के निकल जाने से माया को एकदम कमजोर सा महसूस होने लगा और वो बेहोश होने लगी। माया को बेहोश होते देख गुरु जयदेव ने अपनी जीभ लपलपाई और उसे अपने होंठों पर फिराते हुए अपने होंठ चाटे। उसकी आंखें वासना से भर गई थीं। किसी भी मामले में अगर माथुर परिवार उसका पीछा करता है तो वो एक अच्छा जीवन नहीं जी पाएगा। शशांक ने उसे उसकी रक्षा करने के लिए भी कहा, और इतना सब जो चल रहा था उसमें वो इस महिला को अपना इनाम मानता था। वो एक आश्चर्यजनक सुंदरता थी। शशांक ने माया का फोन उठाया और उस पर भेजा हुआ डिस्ट्रेस मैसेज देखा, और वो मैसेज देखते ही उसकी हंसी छूट गई और उसने कहा, तुमने एक मरे हुए व्यक्ति को एक डिस्ट्रेस मैसेज भेजा है? मैं तो तुम्हें बहुत समझदार और स्मार्ट समझता था, लेकिन तुम सच में
बहुत बेवकूफ हो। शशांक ने देखा कि माया ने कार्तिक को एक मैसेज भेजा था, कार्तिक प्लीज मुझे बचा लो। माया, अब से तुम केवल नर्क झेलोगी। बहुत गुरूर है ना तुम्हें खुद पर और अपने उस मरे हुए आशिक पर। अब देखो कैसे तिल तिल मैं तुम्हारे इस गुरूर को तोड़ूंगा, तुम बस देखती जाओ। शशांक ने माया को क्रूरता से देखा। उसकी आंखें पागलपन से भर गई थीं। शशांक ने जयदेव की तरफ देखा और उसे इशारा किया। जयदेव उसका इशारा समझ गया और उसने अपने हाथ की हथेली माया की तरफ की और जैसे ही उसने अपनी हथेली को ऊपर उठाया तो माया भी उसके साथ ऊपर हवा में उठ गई और उड़ते हुए शशांक और जयदेव के ऊपर आ गई और हवा में तैरने लगी। अब तू हमारे साथ चलेगी, जयदेव ने एक कमीनी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही शशांक और गुरु जयदेव माया को अपने साथ लेकर वहां से जाने ही वाले थे कि गुरु जयदेव ने अचानक अपना मुंह फेर लिया। उसके अंदर खतरे की एक अज्ञात भावना तैरने लगी। ये वही दबाव था जो उसने 3 दिन पहले माथुर परिवार के मैंशन में महसूस किया था और पार्किंग में उन लोगों के सामने का पिलर धीरे धीरे हिलने लगा। शशांक और जयदेव ने हैरत में एक दूसरे को देखा। अचानक उस पिलर की कंपन बढ़ने लगी और उसमें दरारें आने लगी। वो दरारें बिजली की स्पीड से फैलने लगी और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने वो पिलर फट पड़ा और उसके अंदर से कोहरे के साथ एक आदमी बाहर निकल आया और उनके सामने खड़ा हो गया। वो आदमी अपने हाथ में एक चमकता हुआ नीला क्यूब पकड़े हुए खड़ा था। सौभाग्य से मेरे पास ट्रांसमिटिंग मैजिक क्यूब था जब मैं स्पेस में ट्रैवल कर रहा था, कार्तिक अपने आप में बुदबुदाया। कार्तिक को जैसे ही माया का मैसेज मिला तो उसके बाद उसने किसी और चीज की परवाह किए बिना डायमेंशनल रिंग से एक ट्रांसमिटिंग मैजिक क्यूब निकाल लिया। यह कुछ ऐसा था जिसे उसने विशेष रूप से आपातकालीन टेलीपोर्टेशन उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए ही संभाल कर रखा था। इसे डायमेंशनल रिंग के एक कोने में रखा गया था क्योंकि ये ट्रांसमिटिंग मैजिक क्यूब एक नीला क्यूब था। इसने कार्तिक को पृथ्वी पर देखी हुई एक फिल्म की याद दिला दी, इसलिए कार्तिक ने इसे यूनिवर्सल मैजिक क्यूब नाम दिया हुआ था। लेकिन इसका प्रभाव उस फिल्म की तुलना में रियल लाइफ में बहुत अधिक शक्तिशाली था। कार्तिक शशांक और गुरु जयदेव के सामने खड़ा हुआ, यूनिवर्सल मैजिक क्यूब पकड़े हुए था। उसकी आंखों की शीतलता ने आसपास की हवा को ठंडा कर दिया था। कार्तिक हद से ज्यादा गुस्से में था। उसके सामने खड़े दोनों लोगों ने सच में माया को चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी। इसका मतलब तो यही था कि वो दोनों अब जीना नहीं चाहते थे। तुम तो कार्तिक हो, ये कैसे हो सकता है? तुम अभी तक मरे नहीं हो, ये तो इम्पॉसिबल है। शशांक ने कार्तिक को पहचान लिया था क्योंकि इस बार कार्तिक ने अपनी शक्ल नहीं छिपाई थी और खुलकर उनके सामने आ गया था। कार्तिक ने अपना चेहरा नहीं छुपाया क्योंकि अपने दिल में वो ये बात जानता था कि माया को चोट पहुंचाने की हिम्मत करने वाले सभी लोग बहुत जल्द मरने वाले थे। माया को छोड़ दो, उसे जाने दो। कार्तिक ने गुरु जयदेव को उदासीनता से देखा और आदेश देने वाले स्वर में कहा। शशांक ने जो देखा उस पर उसके लिए विश्वास कर पाना अब तक मुश्किल हो रहा था। उन गुंडों ने तो कहा था कि कार्तिक 3 साल पहले मारा गया था, फिर वो यहां उनके सामने कैसे खड़ा था? शशांक ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी आंखें मसल ली कि कहीं वो सपना तो नहीं देख रहा है, लेकिन उसकी आंखों के सामने का नजारा फिर भी नहीं बदला। कार्तिक अभी भी जिंदा था और उसके सामने ही खड़ा था। कार्तिक, यू बास्टर्ड, तुमने मेरे सामने आने की हिम्मत भी कैसे की? भूल गए क्या कि 3 साल पहले कैसे मैंने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया था? मैं अब भी ये कर सकता हूं। गुरु जयदेव, इसे अभी इसी वक्त अपंग कर दो। शशांक बौखला गया और गुस्से में चिल्लाया, गुरु जयदेव,
शशांक ने आश्चर्य से गुरु जयदेव को देखा और फिर उसने जो देखा वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने देखा कि गुरु जयदेव का सिर ठंडे पसीने से ढका हुआ था और वो घबराया हुआ लग रहा था। अचानक जयदेव का हाथ नीचे लटक गया और माया, जो बेहोश हालत में अब तक हवा में तैर रही थी, वो एक झटके के साथ नीचे की तरफ गिरी। लेकिन वो जमीन पर गिरती उससे पहले ही कार्तिक बिजली की स्पीड से उसकी तरफ बढ़ा और उसने माया को अपनी गोद में ले लिया। कार्तिक ने माया को देखा और उसकी आंखों में आक्रोश के साथ आंसू भी आ गए। उसने प्यार से उसका चेहरा सहलाया और उसे धीरे से नीचे लिटाया। शशांक ये देखकर चौंक गया। गुरु जयदेव, ये आपने क्या किया? माया को क्यों जाने दिया? आपको क्या हुआ है? मेरे पास अभी भी कुछ पैसे हैं। इस निकम्मे से निपटने के बाद हम माया को खेलने के लिए अपने साथ लेकर जाएंगे। याद कीजिए वो कितनी सुंदर है। उसका बार बार बलात्कार करने में इतना मजा आएगा। और इसकी चिंता मत कीजिए, ये बहुत कमजोर है। इसके पास ना तो हिम्मत है और ना ही ताकत। शशांक ने कार्तिक की ओर पागल भाव से इशारा किया। कार्तिक की वजह से माया ने उसे कभी स्वीकार नहीं किया था। यही कारण था कि वो कार्तिक से मूल रूप से नफरत करता था। शशांक ने देखा कि गुरु जयदेव अपनी जगह से हिला भी नहीं और हद से ज्यादा डरा हुआ भी दिख रहा था। शशांक ठंड से मुस्कुराया। उसने सोचा कि गुरु जयदेव घबरा गया था क्योंकि उसे ढूंढ लिया गया था। शशांक ने तिरस्कार के साथ कहा, आप सच में अपनी बुद्धि से डरे हुए हैं। आप इस कमजोर इंसान पर हमला करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे हैं। गुरु जयदेव का शरीर अचानक से अकड़ गया था। क्या ये शशांक मूर्ख हो सकता है? वो कार्तिक से आने वाले दबाव को महसूस भी नहीं कर सकता था। शशांक ने कुछ भी गलत नहीं देखा था। उसने कार्तिक को तिरस्कार से देखा। वो एक बाहरी शक्ति योद्धा था। वो एक सामान्य व्यक्ति के साथ व्यवहार करने के लिए पर्याप्त से कहीं अधिक था। जाहिर है शशांक ने सोचा था कि कार्तिक वही कार्तिक है जिसे 3 साल पहले आसानी से हराया जा सकता था, जिसे उसने इतनी आसानी से मौत के घाट उतार दिया था। शशांक की आंखें कार्तिक की हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वो गुंडे तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, अपना काम ठीक से नहीं कर पाए और तुम 3 साल पहले नहीं मरे थे। इसलिए आज मुझे खुद तुम्हारा इंतजाम करना होगा। और ये कहते ही शशांक चीते की तरह कार्तिक की ओर दौड़ा। उसने छलांग लगाई और अपनी एक मुट्ठी कार्तिक के सिर पर मारी। कार्तिक ने अपने पैर नहीं हिलाए। उसने अपने शरीर को थोड़ा झुका लिया और शशांक के हमले को चकमा दे दिया। शशांक की आंखें लाल थीं। वो फिर से कूद गया। उसने अपनी हथेली में एक ऊर्जा गेंद को उत्पन्न किया और उसे कार्तिक पर फेंक दिया। कार्तिक ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। उसने सिर्फ एनर्जी बम को अपने शरीर पर लगने दिया। शशांक ने व्यंग किया, इस बार मर जाना चाहिए। एनर्जी बॉल का हमला फैलने के बाद शशांक हैरान रह गया। कार्तिक के कपड़ों पर और उसके शरीर पर खरोंच तक नहीं आई। ये कैसे संभव हुआ? इससे पहले कि शशांक कोई भी रिएक्शन दे पाता, उसने महसूस किया कि उसके शरीर में एक तेज दर्द उठने लगा है। जब तक उसने प्रतिक्रिया दी, वो पहले से ही पार्किंग की दीवार में फंसा हुआ था। उसके शरीर की सारी हड्डियां टूट चुकी थीं। ये सब क्या चल रहा है? उसके मुंह के कोने से खून बहता रहा। शशांक निराशा में था। क्यों उसे कार्तिक को आसानी से नहीं मारना चाहिए था? ऐसा क्यों हुआ? महागुरु के रूप में गुरु जयदेव चीजों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकता था। इससे पहले कि शशांक प्रतिक्रिया दे पाता, कार्तिक ने उस पर हमला कर दिया। उसकी चाल बिजली की तरह तेज थी। उसने शशांक के हमले और बचाव को नष्ट करने के लिए केवल एक हमले का इस्तेमाल किया। उसने शशांक की हड्डियों के मुड़ने और टूटने की आवाज भी सुनी, जबकि उसे उड़ते हुए भेज दिया गया था।
गुरु जयदेव ने डर के मारे कार्तिक की ओर देखा। उसके चेहरे की मांसपेशियां उसके काबू में नहीं थीं और तेज तेज कांपने लगीं। कार्तिक की ताकत और गति उसके लिए पूरी तरह से अतुलनीय थी। कार्तिक के हाव भाव नहीं बदले। उसके लिए शशांक को हराना एक कष्टप्रद मक्खी को लापरवाही से लहराने जैसा था। मैंने तुम्हें माथुर परिवार में किस्मत से भागने दिया था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम आज मेरी माया को भड़काने की हिम्मत करोगे, उस पर हाथ डालने का गुनाह करोगे। कार्तिक ने अपना हाथ बढ़ाया और गुरु जयदेव की ओर इशारा किया। उसने पहले ही इस आदमी को मौत की सजा सुनाई थी। माथुर परिवार में मुझे घायल करने वाले महागुरु क्या आप हैं? गुरु जयदेव के एक्सप्रेशन बहुत दिलचस्प थे। जिस रहस्यमय आदमी ने उसे एक ही मुक्के से घायल किया था, क्या वो वास्तव में सामने वाला यही आदमी था? क्या पिछली बार की तरह आज भी जयदेव कार्तिक के हाथों से बच जाएगा? कार्तिक एक नरसिम्हा अमर सम्राट होते हुए किसी महागुरु की जान नहीं ले सकता, तो वो जयदेव से माया की बेइज्जती का बदला कैसे लेगा?